Hello guys, so welcome once again on our series of accounting standards. Guys, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में गाइस AS1 पढ़ लिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैं आपसे अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करने जा रहा हूँ जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ AS9. ओके, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन. गाइस, सबसे पहले हम इसका जो नेम है उसी समझ लेते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. अब यहाँ पे रेवेन्यू का मीनिंग गाइस एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रेवेन्यू का मीनिंग हो जाएगा सेल्स. ठीक है, आपका बिजनेस का जो सेल्स होता है, जो आपका टर्नओवर होता है, ओके, वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा. अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है, लेट अस फाइंड आउट. सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू की टर्म को ही समझाया है कि रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होगी. लेट अस फाइंड आउट. रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर कंसिडरेशन. क्या बोला इन्होंने सर रेवेन्यू में तीनों चीज़ें आएंगी. एक कैश, मतलब जो पैसा मुझे मिल गया वो. दूसरा, जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो, दैट इज़ रिसीवेबल. और तीसरा, मुझे पैसा नहीं लेकिन पैसे के बदले कुछ और मिलने वाला है, तो वो चीज़ें जो है अदर कंसिडरेशन, वो भी गाइस रेवेन्यू में आ सकता है. ठीक है, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़. अब गाइस ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो इन्होंने बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो पैसा आएगा, आप उसी को रेवेन्यू बोलेंगे. फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल सेल करने का बिजनेस है. ठीक है, तो आप मोबाइल बेचोगे. अब गाइस, जो पैसा आप मोबाइल बेच के कमा रहे हो, दैट विल बी रेवेन्यू. ठीक है, लेकिन कभी आपने अपने स्टोर का फर्नीचर सेल किया और उससे आपको कुछ पैसा मिला, तो गाइस वो सेल का अमाउंट जो है वो आपका रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, कौन से रेवेन्यू में, जो AS9 के लिए रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होगा गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. तो इन्होंने दोनों टाइप की एंटिटीज़ को इंक्लूड कर लिया यहाँ पे. कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जो सर्विस देती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, डॉक्टर्स, वो लोग, तो वो लोग सर्विस देते हैं. और कुछ लोग जो गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स वाले. एंड फ्रॉम द यूज़ बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ एंड डिविडेंड्स. अब कैसे तीन चीज़ें जो है ये आपके रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाती है. तो इंटरेस्ट तो आपको पता ही है. ठीक है, कोई एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को मनी देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, कुछ वक्त के लिए यूज़ करने के लिए अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो उसके बदले हम इंटरेस्ट लेते हैं, बराबर. अब गाइस, ये दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, रॉयल्टीज़. अब आपको रॉयल्टीज़ माइट भी पता हो, माइट भी ना पता हो, अभी आपको बता देता हूँ गाइस. जब हम अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, ठीक है, यूज़ करके कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मोबाइल्स में हमारे जो प्रोसेसर आता है ना गाइस, आपने सुना होगा मीडियाटेक कंपनी है चाइना की, वो चाइना की कंपनी प्रोसेसर्स बनाती है. ठीक है, अब अगर उसी फार्मूला को यूज़ करके, जो फार्मूला वो कंपनी, मीडियाटेक कंपनी यूज़ करती है प्रोसेसर बनाने के लिए, अगर हमें इंडिया में प्रोसेसर बनाना हो और उसी टेक्निक से बनाना हो, उनकी टेक्निक हमें यूज़ करनी हो हमारे काम के लिए, तो उस केस में हमें उन्हें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा गाइस. ठीक है, अब गाइस ये पैसा जो है, ये किसी लोन के सामने तो हम दे नहीं रहे, तो हम इसको इंटरेस्ट नहीं बोल सकते. ठीक है, तो ऐसा जो होता है, इस केस में हम इसे रॉयल्टी बोलेंगे. ठीक है, इसके अलावा बहुत से जो बुक्स के राइटर्स होते हैं गाइस, ठीक है, चेतन भगत है ना, वो राइटर्स हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स आती है. तो जब उनकी बुक्स कोई पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करता है, प्रिंट करके सेल करता है, तो ऐसे केस में अब चेतन भगत ने अपने टैलेंट को यूज़ करके बुक लिखी. ठीक है, अब वो बुक अगर कोई कंपनी यूज़ कर रही है, उससे इनकम कमा रही है, तो वो चेतन भगत को रॉयल्टी पे करती है. तो गाइस, ये रॉयल्टी भी रेवेन्यू में आ जाएगा. और उसके अलावा डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स तो आपको पता ही होगा, जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स जो है वो दिया करती है एज अ इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. रेवेन्यू इज मेजर्ड बाय द
चार्जेस मेड टू कस्टमर और क्लाइंट फॉर गुड्स सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है, एंड बाय द चार्जेस एंड रिवॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय देम. In an agency relationship, revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivable or other consideration. अब गाइस देखिए, हमने जीएसटी वाला सेशन अगर आपने मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा हमने एजेंट और प्रिंसिपल के कंसेप्ट की बात करी थी, ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप. पर यहाँ पे हम लोग अलग से बात कर लेते हैं. गाइस जब एक पर्सन किसी और पर्सन के बिहाफ पे गुड्स सेल करता है या कोई सर्विस रेंडर करता है तो उस केस में वो सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन का एजेंट कहलाता है, ठीक है. नाउ अब एजेंट इस काम करने के बदले कुछ ना कुछ कमीशन लेता है प्रिंसिपल से. तो गाइस एजेंट के लिए रेवेन्यू क्या होगा, तो इन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा जो गुड्स सेल का वैल्यू है वो पूरा वैल्यू उसके लिए रेवेन्यू नहीं हो सकता. उसके लिए रेवेन्यू कितना होगा, सिर्फ उसका जो कमीशन है वो, और बाकी जो अमाउंट है वो किसके लिए रेवेन्यू होगा, वो होगा प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि उसके तो गुड्स ही सेल हुए हैं. ओके, समझ में आया. तो वही बात चल रही थी कि एजेंसी रिलेशनशिप में जो एजेंट है उसका रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जितनी उसकी इनकम है, मतलब उसकी इनकम तो वही है ना, कमीशन, तो उतना उसका रेवेन्यू हो जाएगा. अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कौन से एरियाज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है. द स्टेटमेंट डज नॉट डील ओके, द स्टेटमेंट डज नॉट डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन टू विच स्पेशल कंसिडरेशंस अप्लाई. तो गाइस ऐसे कुछ खास केसेस है जिसके लिए स्पेसिफिकली एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है या कोई अलग लॉ बना हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है. जैसे कि पहला, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. तो गाइस ये AS7 में स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो चुकी है, इसलिए AS9 उसको अप्लाई नहीं होगा. उसके अलावा रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज और लीज अग्रीमेंट्स, ये गाइस इसकी बात, लीज अग्रीमेंट्स की बात AS19 में हो जाएगी. उसके अलावा रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, तो गाइस AS12 इसके लिए स्पेशली दिया गया है. उसके अलावा रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. अब गाइस इनके लिए तो है ना, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक्ट ही बनाया हुआ है दूसरा, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है. 1938 में ये इंश्योरेंस एक्ट आया था. उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग अपनी इनकम को किस तरीके से शो करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे AS9 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना. इसके अलावा ये लोग हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे हम लोग प्रॉपरली समझ पाए कि रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू. सबसे पहले रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एंड अनरियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम होल्डिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स, ठीक है. फिक्स्ड असेट्स, आपके फिक्स्ड असेट सेल करने से जो आपको इनकम हो रही है आप उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे, जैसे हमने पहले बात करी ली थी. सेकेंड, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, ठीक है. इस करंट असेट्स में यहाँ पे अगर आपके पास करंट असेट्स में शेयर्स है गाइस, ठीक है, तो वो शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है. तो अभी वो आपको इंक्रीज्ड वैल्यू के पैसे आपको जो मिले हैं वो मिले ही नहीं है, सिर्फ मार्केट में वैल्यू बढ़ी है. तो ऐसे केस में आप उसको रेवेन्यू नहीं बोल सकते. जब आप वो शेयर सेल करेंगे और आपको जो पैसा मिलेगा तब वो रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है गाइस. उसके अलावा एंड द नेचुरल इंक्रीज इन हर्ड्स एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. इसके अलावा गाइस देखिए, फॉर एग्जांपल जो मैंगो का गार्डन होता है वहाँ पे जब ट्रीज़ छोटे होते हैं तब उनकी वैल्यू बहुत कम होती है. फिर जैसे जैसे टाइम के जाने के बाद, टाइम के साथ जैसे जैसे जब ट्रीज़ बड़े हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अब उन ट्रीज़ के ऊपर मैंगो आने वाले हैं. तो आपको अगर ये पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सीज़न वाइज उनका गार्डन का पूरा प्रोडक्शन एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सेल करते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस सीज़न मतलब 2020 के मैंगो सीज़न के लिए उस पर्टिकुलर फार्मर के फार्म में जितने भी मैंगो होंगे वो पूरा का पूरा कोई दूसरा एक पर्सन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे
ठीक है। वो एक अमाउंट फिक्स कर देंगे 5 लाख 10 लाख, और पूरा का पूरा मैंगो एक ही बार में वो सेल करके वो फार्मर जो है वो इनकम कमाता है। तो ऐसे केस में गाइस, अगर उस फार्म में ट्रीज़ बड़े बड़े अच्छे मैंगो के बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है, तो पता है कि बहुत सारे इसमें मैंगोज़ आने वाले हैं, तो ऐसे केस में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन वैल्यू बढ़ गया तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेवेन्यू इनकम में ले लोगे। हाँ, अगर आप उनको सेल कर दो तब आप उसको इनकम में ले सकते हो, ठीक है। यस। उसके अलावा गाइज, realized or unrealized gains resulting from changes in foreign exchange rates and adjustments arising on translation of foreign currency financial statements। अब दूसरा गाइज यहाँ पे ये बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि डॉलर या पाउंड्स, उनकी वैल्यू में चेंज होने की वजह से अगर आपको कोई इनकम होती है तो आप उसको रेवेन्यू में नहीं लेंगे। अब गाइज ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसके लिए AS 11 जो है वो स्पेसिफिकली बनाया हुआ है, AS 11, ओके, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में डील करता है। उसके अलावा रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन कैरिंग अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा गाइज, आपने कोई एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें आपने जो प्रोडक्ट सेल किया ना, वो आपने कैरिंग अमाउंट से भी कम में सेल किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों रेवेन्यू में नहीं लेंगे, मैं आपको बता दूँ। देखो क्या हुआ, मेरी मोबाइल की शॉप थी और एक दिन मेरा कज़िन भाई मोबाइल ख़रीदने आया। मोबाइल का प्राइस था 20,000, मैं सबको वो मोबाइल 20,000 में ही सेल कर रहा था, ठीक है। और उसकी कैरिंग वैल्यू जो है, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरिंग वैल्यू, वो मेरी बुक्स में थी 15,000। लेकिन क्योंकि वो मेरा कज़िन था, मेरा भाई था, तो उसको तो मैंने मस्त बड़ा सा डिस्काउंट दिया और मैंने तो सिर्फ 10,000 में उसको मोबाइल सेल कर दिया और मैंने सेल्स बुक कर लिया 10,000। तो ये लोग बोल रहे हैं कि गाइस, यहाँ पे आपकी जो कैरिंग अमाउंट थी 15,000, आपने उससे भी कम में सेल किया, तो हम रेवेन्यू में 10,000 नहीं लेंगे, हम रेवेन्यू में नॉर्मल जो सेल प्राइस है 20,000 हम वही लेंगे। ये बात इसमें आगे आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको बस मीनिंग समझा रहा था कि कैरिंग अमाउंट से भी कम में अगर सेल किया जाए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे कि मेरे एग्जांपल के केस में वो मेरा रिलेटिव था, इसलिए मैंने कम में सेल किया। अगर मैं रेवेन्यू मेरा 10,000 बताऊँगा तो भाई मेरा सेल्स का फिगर, मेरा टर्नओवर का फिगर तो रॉन्ग दिख रहा है ना, क्योंकि मैं उसको मोबाइल को 20,000 में ही सेल करने वाला था। लेकिन यहाँ पे वो मेरा रिलेटिव है, इसलिए मैंने उसको 10,000 में सेल किया, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉपर, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, ट्रू एंड फेयर, अगर मुझे ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करना है तो यहाँ पे रेवेन्यू 10,000 नहीं, एटलीस्ट 15,000 तो आना ही चाहिए। जितना उतना कॉस्ट है उतना तो आना ही चाहिए, ओके। उसके अलावा अनरियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट। इसके अलावा गाइज, ये रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट होता है क्या गाइज? देखो, आपने क्या किया था, समझना, ध्यान से सुनना। आपने अमेरिका से एक मशीन परचेज़ किया था, ओके, $1 लाख का मशीन था। और गाइज, तब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था, वो था 70 रुपीज़ पर डॉलर, ओके, बराबर है। इसलिए आपका जो ऑब्लिगेशन था, आपकी जो लाइबिलिटी थी, वो थी 70 लाख रुपीज़ की, ओके, डन। लेकिन गाइज क्या हुआ, अभी हमने उसका पेमेंट किया नहीं है, अभी वो जस्ट हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिख रहा है 70 लाख रुपीज़ पेएबल। अब अचानक हमें पता चलता है कि सर क्या हुआ है, जो डॉलर की वैल्यू है वो 70 से कम होके 69 हो चुकी है, ठीक है गाइज। तो अब गाइज $1 लाख इंटू 69 करेंगे तो आपका हो जाएगा 69 लाख, बराबर। मतलब पहले आपको 70 लाख पे करना था, जिसकी जगह पे अब आपको 69 लाख ही पे करना है। दैट मीन्स आपका 1 लाख रुपीज़ तो सेव हो गया गाइस, ठीक है। लेकिन ये पैसे आपके जेब में आए क्या, आपके पास कैश में आए क्या? जी नहीं, आपके पास आए नहीं है। ये सिर्फ आपका एक कैलकुलेशन है कि हमारे पास ये पैसे आ सकते हैं, मतलब हमारा इतना सेविंग हो सकता है। तो इस तरह से जो अनरियलाइज्ड गेन होते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास आए नहीं है, ये देखो यहाँ पे लिखा है अनरियलाइज्ड गेन्स
रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। तो किसी लाइबिलिटी को रीस्टेट करके अगर आपका कुछ गेन होता है तो उस केस में वो लोग बोलते हैं कि इसको ज़्यादा सीरियसली लो मत, एक्चुअल में आपके पास आया नहीं है और इसको रेवेन्यू में भी ऐड करो मत। ओके, यस, ठीक है गाइस, यस। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स की बात चल रही है। सो सेल ऑफ गुड्स, अ की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू रिकॉग्नाइज। अब गाइस देखिए, आपका सेल का अमाउंट तो चलो हमने देखा कि रेवेन्यू कितना होगा, क्या होगा वो, लेकिन आप वो जो एंट्री करोगे वो कब करोगे उसकी बात चल रही है, ठीक है। अ की क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, व्हेन, ठीक है, कब। व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स इज दैट द सेलर हैज़ ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू द बायर। जिस दिन आपने अपना प्रोडक्ट बायर को दे दिया है, उसके हाथ में दे दिया है, ठीक है, उसको दे दिया है, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र कर दिया है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, और उसके बदले आप उससे पैसा भी लेने वाले हो, तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे, आप अपना सेल्स बुक करोगे, मतलब आप अपना सेल बिल बना लोगे अपने सिस्टम में, ठीक है। नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन मोस्ट केसेस रिजल्ट इन और coincides with the transfer of significant risk and rewards। गाइस देखो, हम हमारा वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल गाइस? मोबाइल का एग्जाम्पल। अब देखो, मेरी मोबाइल की शॉप है, 20,000 रुपीज़ का मोबाइल मेरा एक फ्रेंड आया था, तो मैंने उसे मोबाइल सेल किया। उसने बोला भाई अपन तो दोस्ती है, मैं तुझे इसके पैसे ना अगले महीने दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, दे देना, अगले महीने दे देना। अब वो मोबाइल लेकर बाहर निकलता है, उतनी ही देर में गाइस कोई गाड़ी वाला आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब इस एक्सीडेंट में मेरे दोस्त को तो कुछ नहीं होता है, बट बेचारा वो जो मोबाइल मैंने उसे सेल किया था ना, वो मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर से दूसरी गाड़ी चल जाती है। अब मोबाइल तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब मेरा दोस्त आके बोलता है, करण भाई मैं तुझे ना इसके पैसे नहीं दूंगा। क्यों? तो वो बोलता है कि भाई देख, मैंने तो बॉक्स खोला भी नहीं, मैं तो अभी जस्ट लेके जा रहा था, मैं तुझे इसके पैसे नहीं दूंगा, मुझे मोबाइल मिला ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये तो गलत बात है यार, मैंने तुझे सेल तो कर दिया था, ठीक है, सेल कर दिया था और अब मैंने फ़ोन तुझे दे दिया था, तू फ़ोन लेके दुकान से बाहर निकल गया, मतलब इस फ़ोन से रिलेटेड सारे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो अब तेरे हुए। तू कस्टमर है, तू गुड्स लेकर गया है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तेरे हुए, ठीक है। अगर वो फ़ोन अंदर से सोने का निकलता तो तू क्या मुझे वापस देने आता था? बराबर। और रिस्क तो रहता ही है ना, अगर चीज़ जो है सेल कर दी उसके बाद डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो वो तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो गाइस, जब ये रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए तब आप सेल बुक कर सकते हो। ये बहुत ही ऑसम कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन मोस्ट केसेस रिजल्ट और कोइंसाइड्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप टू द बायर। However, there may be situations when transfer of property does not coincide with the transfer of significant risk and reward। ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। वो जब वो टॉपिक आएगा तब बता दूंगा। नाउ द रेवेन्यू इन सच सिचुएशन इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो गाइस ऐसे जो मुझे लगता है बताना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सीरियस हो गए हैं। सो रेवेन्यू इन सच सिचुएशंस इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपको ध्यान ये रखना है कि रेवेन्यू आप कब बुक करोगे, आप अपना सेल कब बुक करोगे, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो जाए, ओके, यस। एट सर्टन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। अब गाइस देखिए एग्जांपल बता रहे हैं। एट सर्टन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सच एज when agricultural crops have been harvested,
ओके, जब क्रॉप्स हार्वेस्ट होते हैं या मिनरल ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, परफॉर्मेंस में भी सब्सटेंशियली कंप्लीट प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन जनरेटिंग रेवेन्यू। परफॉर्मेंस में भी सब्सटेंशियली कंप्लीट prior to execution of transaction generating revenue. In such case, when sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or where the market exists and there is a negligible risk of failure to sell, the goods are often valued at net realizable value. Such amounts, while not revenue as defined in the statement, are sometimes recognized in the statement of profit and loss and appropriately described. गाइज ये स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा, आई कैन डेफिनेटली से दैट आपको कुछ समझ में नहीं आया। गाइज ये लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी हमने जो बात करी थी कि मैंगो का पूरा फार्म कोई एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए फार्मर क्या करता है, सेल कर देता है एक फ़िक्स्ड प्राइस पे, ठीक है। वो बोलता है कि तू मुझे 10 लाख रुपए दे दे, उसके बाद ये पूरा सीज़न इस गार्डन में जितने भी मैंगो उगेंगे ना वो तू लेकर जाना और तू सेल करना और मस्त पैसे कमाना, ओके। तो गाइस ये देखो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है, मैंगो आने भी बाकी है, अभी तो मैंगो जो है राइप होने भी बाकी है और पेड़ से तोड़ने भी बाकी है, पर उसके पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है और ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है कि अब ये सेल कैंसिल हो जाएगा, तो आप उसका रेवेन्यू जो है, आप उसका सेल जो है वो पहले ही रिकॉर्ड कर दो। मतलब सोचो कैसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंगो अभी राइप नहीं हुआ है, मैंगो अभी पैक नहीं हुआ है, उसके ऊपर लेबल नहीं लगी है, फिर भी हमने उसका सेल मतलब उसका रेवेन्यू बुक कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट डिटेल में आगे भी आने वाला है, तो कोई टेंशन मत लो, और अभी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है तो, ठीक है। नेक्स्ट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजेक्शन्स। तो गाइस ये देखो, ये तो सेल ऑफ गुड्स की बात हुई, अब हम सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सर्विसेज, सो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजेक्शन्स इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज द सर्विसेज परफॉर्म। ये लोग बोलते हैं कि आप सर्विस की इनकम तब रिकॉग्नाइज कर लो जब भी आपने सर्विस दे दी, ठीक है। कोई डॉक्टर ने अपने पेशेंट को ठीक कर दिया, ओके, अब ठीक कर दिया और वो ऑपरेशन के 5 लाख रुपीज़ उसको मिलने वाले हैं, फिर भले अभी मिले नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर 5 लाख रुपीज़ का सेल, ठीक है, सेल नहीं बोलेगा, 5 लाख रुपीज़ फॉर फीस, सर्जरी फीस करके वो बता सकता है, अपनी इनकम बता सकता है, भले ही उसको पैसे अभी नहीं मिले, लेकिन उसने सर्विस तो दे दी है ना, उसने ऑपरेशन तो कर दिया है, पेशेंट ठीक हो गया, मतलब पेशेंट पेमेंट तो देने ही वाला है, समझे आप। आइदर बाय प्रपोर्शनेट मेथड और बाय कंप्लीट। आप बोलोगे सर ये प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड क्या है और कंप्लीटेड सर्विस मेथड। गाइस देखो क्या था, एक कंपनी को हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है। कितना सर, वो हाईवे था पुणे से लेके मुंबई तक। तो पुणे से लेके मुंबई तक जितना डिस्टेंस है गाइस, ओके, तो अज्यूम करते हैं कि वो 300 किलोमीटर्स का हाईवे था। अब वो 300 किलोमीटर्स का हाईवे था, उसमें ऐसा था कि 1000 करोड़ रुपीज़ इस हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो उस कंपनी को एज अ रेवेन्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि 300 किलोमीटर्स में से जैसे जैसे इनके 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स ऐसे इनके जैसे जैसे 100 किलोमीटर्स कंप्लीट होते थे, ये लोग जो रेवेन्यू है उसके भी 3 पार्ट्स करके एक एक पार्ट रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है। तो इस केस में हम इसे प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड बोलेंगे। मतलब देखिए, अगर 100 करोड़ है और उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 33 करोड़ रुपीज़ जो है 33.33 उतनी इनकम है वो तब बुक की जाएगी जब 100 किलोमीटर्स का हाईवे बन जाए, ठीक है। फिर वापस से जब नेक्स्ट 100 किलोमीटर बन जाएगा तो वापस से 33.33 की इनकम जो है वो बुक की जाएगी और लास्ट में फिर बची हुई इनकम बुक की जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। जितना जितना कंप्लीट हुआ उतना उतना आप बुक कर लो,
ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ बुक कर लो, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप सेल की एंट्री कर लो, आप रेवेन्यू की एंट्री कर लो। ओके, यस, बस वही है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको पढ़ के वीडियो को बड़ा करने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स, द यूज बाय अदर्स ऑफ सच एंटरप्राइज रिसोर्सेज गिव्स राइज टू। गाइस ये तो हमने पहले, ये तीनों का मीनिंग तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ और डिविडेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको रिकॉग्नाइज कब करेंगे ये हम अभी समझेंगे। ओके, सो चार्जेस फॉर द यूज ऑफ कैश रिसोर्सेज और अमाउंट्स ड्यू टू द एंटरप्राइज, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। अब भाई इंटरेस्ट के केस में आप प्रपोर्शन बेसिस पे कर लोगे, मतलब क्या, प्रपोर्शन बेसिस मतलब कि जैसे ईयर एंड होता है तो एक साल का इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हो जाता है, तो हम एक्रूअल अजम्पशन के बेसिस पे उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारी इनकम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ टाइम प्रपोर्शन बेसिस, ठीक है। उसके अलावा रॉयल्टीज़ के केस में, रॉयल्टीज़ चार्जेस फॉर यूज़ ऑफ सच असेट्स एज नो हाउ पेटेंट्स, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना कि कुछ आप स्पेशल अपना टेक्निक यूज़ करके, अपनी नॉलेज और अपना टैलेंट यूज़ करके कुछ बनाते हो तो उसका आपको रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। तो रॉयल्टी जो है ये भी एक्रूअल बेसिस पे जो है बुक की जाती है। ओके, मतलब आपने किसी और को, जैसे फॉर एग्जांपल चेतन भगत ने किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उस पब्लिशिंग हाउस ने 1 लाख कॉपीज़ ऑफ बुक प्रिंट कर ली। तो गाइस जैसे ही उसने प्रिंट कर ली, चेतन भगत जो है वो 1 लाख कॉपीज़ के ऊपर उसको जितना भी रॉयल्टी मिलने वाला है उसकी इनकम बुक कर सकते हैं। ओके, यस। उसी तरह डिविडेंड्स के केस में गाइस रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है, रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ओनर्स राइट टू रिसीव पेमेंट इज इस्टेब्लिश्ड, जब ओनर को राइट मिल जाता है कि उसको डिविडेंड अब मिलने ही वाला है। ओके गाइस, यस। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। अब गाइस वेयर द एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग, ठीक है, तो फिर आप रेवेन्यू को पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस क्या हुआ, मैंने किसी को गुड्स सेल किए थे क्रेडिट पर, लेकिन गाइस अब पता चला कि वो जो पर्सन मेरे पास से गुड्स लेकर गया ना, उसका कोई अता पता ही नहीं है, उसका एड्रेस भी झूठा था, उसने जो मुझे नाम बताया वो भी झूठा था। अब पता नहीं कि वो पर्सन वापस आएगा भी और मुझे पैसे देगा भी। तो गाइस अगर ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी हो जाती है और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे, तो जब तक कि अनसर्टेनिटी रहती है तब तक कि मैं रेवेन्यू बुक नहीं करूँगा गाइस। ओके, उसके बाद व्हेन द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्टिबिलिटी अराइजेस सब्सिक्वेंट टू द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू मेक सेपरेट प्रोविजन, ठीक है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा था कि पहले सर्टेनिटी थी कि पैसा आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अनसर्टेनिटी हो गई, तो ऐसे केस में आप उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना लो, ठीक है, और आप उसको नॉट इन सेल्स, आप अपने सेल्स को कम मत करो, ठीक है, आप अपने रेवेन्यू को कम मत करो, लेकिन आप क्या करो, वो जो पैसा आपको डाउटफुल लग रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, आप उसके लिए प्रोविज़न बना लो गाइस, ठीक है। यस, नेक्स्ट, as essential criterion for the recognition of revenue is that the consideration receivable for sale of goods, the rendering of service or from use by others of enterprise resources is reasonably determinable। तो गाइस ये essential criteria है आपके recognition के लिए कि आपको ये पता हो कि आपका पैसा जो है वो आने वाला है, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, तभी आप अपना जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड करोगे। ओके गाइस, यस। तो ये था इम्पोर्टेंट यहाँ पे AS9। उसके अलावा कुछ ये प्रॉब्लम्स जो है वो हम इस पार्ट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, डिस्क्लोजर। एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द सर्कमस्टांसेस इन विच रेवेन्यू रिकॉग्निशन हैज़ बीन पोस्टपोन। तो गाइज अगर ऐसा कोई, जैसे अबव हमने बात करी कि कोई रीज़न की वजह से हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो गाइज हमें यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रीज़न था जिस वजह से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा AS9 फिनिश होता है एंड आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। कोई क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। What they gon' do?